नमस्कार, कैंपस संधान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अलुमनाइज विशेक जी और आरती जी। विशेक जी और आरती जी दोनों सत्र 2021-22 के पास आउट हैं और साथ ही अदम्य पत्रिका के विशेक जी फाउंडर एवं संरक्षक हैं और आरती जी अदम्य पत्रिका के को-फाउंडर तथा ये उपसंपादक हैं। और साथ ही विशेक जी जो है इन अनुवादक भी है। इन्होंने 3-4 किताब अनुवाद भी किए हैं जो अमेज़न में अभी अवेलेबल है, जिसमें से 1-2 किताब बेस्ट सेलर में भी है। और आरती जी फिलहाल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हैं। नमस्ते। नमस्कार। तो आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की जो पत्रकारिता है डिप्लोमा कोर्स, उसमें आपका मतलब आना कैसे हुआ, एडमिशन कैसे आप मतलब लेने के लिए सोचे थे? और आपके एडमिशन मैंने सुना है कि कोविड के टाइम पे हुआ है, तो आपका कोर्स वर्क जो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन वहाँ लेना ऐसा था कि ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद हमने सोचा कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम करके और बाद में हम अपना जो परस्नातक कोर्स है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने वहाँ एडमिशन लिया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद हम सेलेक्ट भी हो गए। तो जो पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस शुरुआत का रहा वो ऐसा था कि कोविड का समय था, बच बचा के जाना है और इंटरव्यू देना है, फिर वापस बच बचा कर आना है। और उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुई तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हुई, तो वो एक अपना उसका एक बैरियर रहता है कि कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तरह तरह की और समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा कि मतलब जिस तरीके से हम कोरोना से उस टाइम उभर रहे थे, हमने धीरे धीरे अपने कोर्स में भी वो चीज़ देखी कि धीरे धीरे क्लासेस ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन हुई और हमने अपना कोर्स वर्क है वो भी किया और उसके बाद अपना एग्ज़ाम्स वगैरह दिया और वहाँ से उत्तीर्ण भी हुए। तो मतलब ऑल ओवर मिला के मतलब कह सकते हैं कि अच्छा बुरा जो भी है एक समावेशित रूप से एक्सपीरियंस अनुभव रहा है। आरती जी, आपसे जानना चाहते हैं, हमने सुना है कि जब सारे लोग जो है जनता घर के अंदर बैठे हैं, उस वक्त आप बाहर निकल के पत्रिका के लिए काम कर रहे थे, जब आप पत्रकारिता के कोर्स कर रहे थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहा है? आपने काफ़ी संघर्ष भी मतलब किया है, जैसे आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी तक का आपने सफ़र जो है अभी शुरू किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बताइए। देखिए, जब चीज़ें गुजर जाती हैं तो कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप उबर चुके हैं उससे। जब एडमिशन हुआ था तो लग रहा था कि मीडिया में ही चले जाएंगे, कहीं इंटर्नशिप मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी और एक सरल जीवन होगा, जीवन शैली होगी। लेकिन जब मैं वहाँ सीनियर्स से जुड़ी तो पता चला कि साउथ कैंपस के 100 वर्ष पूरे होने पर एक पत्रिका निकाली जा रही है जिसमें नए बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये मेरा भाग्य था या मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भी उसके लिए सिलेक्ट हो गई। उसमें हमने काम किया तो पता चला कि अब आना जाना भी करना पड़ेगा। तो किया आना जाना, धीरे धीरे डर भी निकल गया। कोरोना हो या कोई भी चीज़ हो, अगर एक समय आती है तो वो चली भी जाती है, वो अच्छी बुरी मतलब एक समय समानांतर नहीं चलता। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी अगर चीज़ें जीवन में आती हैं तो आप सीखते हैं, आप एक्स्ट्रा सीखते हैं। और कभी कभी लगता है कि जो मेरे सहपाठी रहे उनसे ज़्यादा मैंने उस पत्रिका में सीखा और अच्छा लगा। खैर, आपने ये सही कहा कि हम जो है अपनी पास से हमेशा सीखते हैं और वर्तमान समय के दौर पे हमारी भूत समय जो है वो हमेशा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस वर्ष जो है पत्रकारिता की जो कोर्स है इसका 25 वर्ष पूरे हुए हैं, सिल्वर जुबली भी मनाया गया है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि जो बीते जो 25 वर्ष में कुछ
कुछ बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, या फिर जो भी अगर चीज़ें चल रही है आज की जो आधुनिक समय पे, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? आप बताइए। अगर मैं कोर्स को और बाकी गतिविधियों को जब देखता हूँ या देखूँ तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे अभी एलुमनाई मीट हुआ था तो हम गए थे, वहाँ पे एक घोषणा भी हुई थी कि फंड की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो मुझे लगता है कि उससे कुछ तो बदलाव आएगा, और जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल पत्रकारिता है और प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको लेकर और अच्छे से काम होगा और बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लैब की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मीडिया के लिए अनिवार्य तत्व है कि आपके पास एक लैब उपलब्ध हो, क्योंकि मीडिया की जो पढ़ाई है वो सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं है। सैद्धांतिक पढ़ाई करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करना एक अलग बात होती है और वही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लिखेंगे, आपको कॉपी राइट करने के लिए दिया जाएगा, आपको विजुअल्स डालने के लिए दिए जाएंगे, आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए दिया जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाएगा, एंकरिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो मतलब इन सब चीज़ों को आप सीखेंगे नहीं जब तक, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने से सभी चीज़ें हम समझ लेते हैं, पर उसको जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या गलत हो रहा है तो हम उसको बेहतर करें। तो बदलाव तो मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि बदलाव तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, और सकारात्मक ज़्यादा हो तो बेहतर रहेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने मतलब जब कोर्स आपका खत्म हुआ है तो आपने मतलब रोज़गार कैसे तलाशा? हमारे कोर्स में ही लगा हुआ है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और एक उसका सर्टिफिकेट भी शायद लगाने का अभी भी है। तो अब इंटर्नशिप तो मिल नहीं रही थी, लेकिन काफ़ी जगह तलाशी तो पता चला कि एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसमें हमारे अध्यापकों ने ही हमारी मदद की, जिसमें अखिलेश चंद्रा सर, उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने उनसे बात की, तो UNI में मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की एज अ ट्रांसलेटर। हालांकि इतनी अच्छी ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और टाइपिंग भी मैंने पहले कभी नहीं की थी। तो इंटर्नशिप में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए शायद आपको मतलब कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लाइए, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने पर भी आप इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार ढूंढने में तो बहुत परेशानी हुई, और फिर मेरा रुझान साहित्य की ओर हो गया। अभी फ़िलहाल हिंदी डिपार्टमेंट से PhD कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय, और पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, क्योंकि अदम्य पत्रिका अब हमारे देख रेख में चल रही है, और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है। आप बताइए जी, मतलब आपकी जो पत्रिका है अदम्य पत्रिका, बिल्कुल अन्य जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनसे कैसे अलग है? देखिए, हर पत्रिका मतलब एक अपने ध्येय के साथ चलती है, क्योंकि जो उसका ध्येय है वही उसको जीवंत रखता है, वही उसमें ऊर्जा डालता है, और वो जो पूरी टीम है जो उस पत्रिका को निकाल रही है वो उसके विज़न के साथ अपने विज़न को लेकर चलते हैं। तो साहित्यिक जो पत्रिकाएं हैं वो कथेतर विधाओं की भी है, गज़ल की हैं, कहानी की, लघु कथा की, उपन्यास की, तरह तरह की चीज़ों की उसमें व्यवस्था है जो साहित्य से जुड़ी हुई है। हमारी जो पत्रिका है उसका जो मोटिव है उसको अब मैं आपको बताऊं तो वो नवचेतना से जुड़ा हुआ है। उसका ध्येय जो है वो नवचेतना को लेकर चलता है। नवचेतना हर समाज में होती है, न्यू कॉन्शियसनेस की बात हर समाज में की जाती है। ऐसे लोग होते हैं जो समाज में रहते हुए भी उस समाज से काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि उनमें नवचेतना होती है, कुछ नया रचने की, कुछ नया सृजन करने की क्षमता होती है। तो उस क्षमता को हमें एक माध्यम के रूप में आगे लाना, एक प्लेटफॉर्म देना और उनकी बात को समाज के सामने प्रस्तुत करना, स्थापित करना या उन्हें दर्शाना, ये हमारी पत्रिका का ध्येय है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं से हमारी पत्रिका अलग है, जो साहित्य की बात करती है, समाज की बात करती है, भाषा की बात करती है,
और ये तीनों ही तत्व जो एक मानवीय समाज है उसके अनिवार्य तत्व होते हैं। इसी से विकास की श्रृंखला जो है वो आगे बढ़ती है। ये आप सही कहा। मैंने आपका पहला एडिशन देखा है, जिसमें मैंने देखा कि एमए की बच्चे हैं, कई कई ग्रेजुएशन की बच्चे हैं, स्कॉलर्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं और नहीं प्लेटफॉर्म मिलता है। बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं जो मतलब मास्टर्स से, ग्रेजुएशन से उनको अच्छे स्टेज मिला है, अच्छे प्लेटफॉर्म मिला है, तो वो अपने आप को ग्रो किए हैं। पर ऐसे भी बच्चे हैं, उनमें है टैलेंट है पर उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला। पर आपका ये जो है, मैंने ये सुना है कि आप निःशुल्क जो है आप छापते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपकी खासियत है कि आप मतलब प्लेटफॉर्म उन बच्चों को दे रही हो जिनको कहीं और नहीं प्लेटफॉर्म मिलता पर उनमें प्रतिभा है। आरती जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो पत्रिका है अदम्य पत्रिका, इसके माध्यम से आप समाज को, खासकर जो साहित्य की समाज है, मतलब उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साहित्यिक समाज को से मतलब इसकी ऑडियंस फिर बढ़ जाती है। आप अगर पत्रकारिता में देखेंगे तो उसकी ऑडियंस अलग है और साहित्य की ऑडियंस अलग है, लेकिन एक जगह आकर ये दोनों मिल जाते हैं। और ये मिलन कहाँ होता है? तो ये होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता में जुड़े रहकर पत्रकारिता का ऐसा साहित्य रच रहे हैं जो साहित्यिक विद्यार्थियों, शोधार्थियों को काम आता है। पत्रिका की अपनी भाषा है जो कि चलती है, और साहित्य की अपनी भाषा है जिसके अपने मानक बना दिए गए हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए, पत्रकारिता उसका अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप एक बेहतर मीडिया या बेहतर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बेहतर साहित्य भी नहीं रच पाएंगे। आपके समाज में एक बेहतर पत्रकारिता की ज़रूरत है, तभी एक बेहतर साहित्य लिखा जाएगा। साहित्यकार कैसे लिख रहा है? वो लिख रहा है आसपास से, और पत्रकारिता तो हमारे आसपास है ही। खबरों से हमें पता चल रहा है समाज में क्या चल रहा है, और साहित्य से हमें पता चलता है कि किस तरीके से समाज में वो तत्व काम कर रहे हैं। अगर एक तत्वों की जानकारी दे रहा है तो एक तत्वों के अंदर की चीज़ों को खोद कर निकाल रहा है। तो पत्रकारिता और साहित्य एक दूसरे से मिले जुले हैं, लेकिन अलग रूप में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे, और ये चीज़ कभी अलग नहीं हो सकती। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपने जो अदम्य पत्रिका निकाले हैं, इस पत्रिका को निकालने में आपने जो साउथ कैंपस से पत्रकारिता के कोर्स किए हैं वो कैसे मदद कर रही? देखिए, कोई भी सृजन ना इस तरीके से नया नहीं होता। मतलब उसमें पूर्व के जो काम है आपके, या फिर पूर्व में जो आपने अनुभव लिए हैं, वो सभी उसमें कार्य करते हैं। अब जैसे ये पत्रिका हमने जो निकाली, अब मैं आपको बताऊं उसका उदाहरण देकर, तो हमारे यहाँ साउथ कैंपस में कैंपस संधान नामक एक न्यूज़पेपर निकलता है जो कोर्स में लगा हुआ है, और हर कोर्स में जो इनरोल बच्चे हैं उसको उसमें काम करने के लिए मौका दिया जाता है, और वो अच्छे तरीके से उसमें लगकर उसको प्रकाशित करवाते हैं, निकालते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कुछ कार्य करते हैं। तो जब मैं उसमें काम कर रहा था अपने कोर्स के टाइम में, तो मैं समाचार संपादक के तौर पे काम कर रहा था। तो मैंने नई नई सारी चीज़ें उसमें देखी कि कैसे टीम बनाई जाती है, कैसे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम एक काम को है वो संपादित करते हैं, निष्पादित करते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें थी कि टीम बनाना, टीम के सदस्यों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से काम बांटना, उसके बाद कोऑर्डिनेट करके उनसे काम पता करना कि वो काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, कितना काम रह गया है, और उनको डेडलाइन देना कि आप काम कर लीजिए। अपने पद की गरिमा को समझना और अपने पद के साथ ईमानदारी के साथ न्याय करना, ये सारी चीज़ें मैं साउथ कैंपस में ही सीखा। अखिलेश चंद्रा सर के सानिध्य में सारी चीज़ें मैंने सीखी। साथ में आरती भी थी, हम लोग साथ में ही काम कर रहे थे। तो वो जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो था वहाँ का, उस एक्सपीरियंस ने हमें इस पत्रिका को निकालने में बहुत मदद की। क्योंकि अगर मैं उस तरीके के इन्वायरमेंट में या उस तरीके के माहौल में
और सानिध्य में जो अखिलेश चंद्र सर हैं उनके सानिध्य में चीज़ों को नहीं सीख पाता, तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब इस तरीके के से मैं काम कर पाता या फिर इस तरीके से मैं पत्रिका निकाल पाता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान साउथ कैंपस का रहा है और उसका मेरे जीवन में अलग से भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो साउथ कैंपस के लिए मेरे हृदय में एक अलग से ही जगह है। ये आपने सही कहा, क्योंकि अभी मतलब जस्ट बिफोर 2-3 डेज़ हमने भी पत्रिका निकाला है कैंपस संधान का। तो हम लोग खुद उसमें काम किए हैं, तो हमें भी अच्छा लगा कि हमने भी कुछ नया सीखा। एडिटिंग कैसे करना है, कैसे फ्रेम करना होता है खबरों को, कैसे उसको जगह देना होता है, हमने भी सीखा। और ये आगे जाके पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी जाएंगे उसका नींव शायद यहीं से पड़ता है, ये हम भी मानते हैं। तो अब आते हैं आप हमारी मतलब बात जो है आपकी पत्रिका के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने ये पत्रिका जो निकाला अदम्य पत्रिका, ये त्रैमासिक पत्रिका है। इसकी शायद मैंने इसका पहला एडिशन जो मैंने देखा वो द्विमासिक है। मासिक होता है, पाक्षिक होता है। आपने त्रैमासिक क्यों मतलब करने की कोई खास वजह है कि इसको त्रैमासिक में आपने क्यों मतलब किया था? देखिए, पहले हमने जो सोचा था इसका मतलब इस पत्रिका का विचार तो काफ़ी पुराना था, पर कुछ समय से हम इस पे काम करने लग गए थे। एक्चुअल में हमने जब काम शुरू किया तो हमने सोचा कि इसको मंथली निकालते हैं, पर चूँकि हम विद्यार्थी हैं और हमारे पास जो है वो अध्ययन का भी क्षेत्र है, जो हमारा अपना अध्ययन करने का जो मेन पर्पस है, तो वो कहीं ना कहीं छूट ना जाए, क्योंकि पत्रिका निकालना एक बड़ी बात होती है। क्योंकि आप जब पत्रिका निकाल रहे हैं तो आप इसके सभी कार्यों को देख रहे हैं, टीम को देख रहे हैं, उसके बाद कैसे कैसे आप इसको पब्लिश करवाएंगे, इसको डिजिटल निकलवाएंगे या प्रिंट निकलवाएंगे, तो काफ़ी समय आपका इसमें जो है व्यतीत होता है। मैं खर्च तो नहीं कहूँगा, अच्छा ही यूटिलाइज़ ही होता है, लेकिन काफ़ी समय यूटिलाइज़ होता है। तो हमारा जो समय है हम उसको पूर्णतः पत्रिका के को सौंप दें, अभी हम उस स्तर पे या उस स्थिति में नहीं हैं। आगे हम ऐसा या फिर इस स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको द्विमासिक रखते हैं, ताकि हम हमारा जो कार्य हम उसको भी कर सकें, जो अध्ययन का हमारा क्षेत्र है। पर जैसे हमने पहला अंक निकाला जो द्विमासिक था, तो उसके बाद हमने देखा कि रचनाएं काफ़ी आ रही हैं हमारे पास। तो रचनाएं जब हमारे पास काफ़ी आ रही हैं तो उनको संपादित करने का, उनको एडिट करने का, उनको प्रूफ रीड करने का और बाकी पत्रिका को डिज़ाइन करने का, मतलब ऑल ओवर जितने काम हैं वो बढ़ चुके थे। तो हमने जब सोचा कि जब इतने काम हम करेंगे तो 2 महीने का टाइम पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि रचनाएं आमंत्रित करने के लिए भी हम रचनाकारों को कम से कम 1 महीना तो हम दें, ये हमने सोचा। तो 1 महीना देने के बाद 1 महीने में सारे कार्य को हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारा कार्य जो है वो पूरी टीम के साथ होता है और टीम के साथ कम्युनिकेशन करने में कई सारी बैरियर्स का भी दिक्कत आता है। तो हमने सोचा कि त्रैमासिक कर देने से 1 महीने में अपनी रचनाएं मंगवा लेंगे और बाकी जो 2 महीने है उसमें हम आराम से अपना पत्रिका को कंप्लीट करने में लगा देंगे, जिससे कि सारा काम आराम से और कुशलतापूर्वक हो जाएगा। आरती जी, आप बताइए, आप साहित्य की भी विद्यार्थी हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की एक अलग भाषा होती है, साहित्य की एक अलग भाषा होती है। जब आप मीडिया में कोर्स करके आए हैं और साहित्य की एक पत्रिका निकाल रही है, तो भाषा के क्या महत्व रहता है? भाषा का महत्व हम यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके पाठक कौन है। हमारा पाठक वर्ग हम खुद निश्चित करते हैं। तो अगर साहित्य के विद्यार्थी हमारे पाठक हैं तो हमें उस तरीके की भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर कविताएं आएंगी तो कविता की भाषा की समझ होना, और शोधालेख आएंगे तो शोधालेख का स्ट्रक्चर पता होना, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उसमें तत्व डाले जाते हैं। कहानियों की बात आए तो उसकी भूमिका किस तरीके से बनाई जाती है, उसका वितान किस तरीके से देखा जाता है। तो मुझे इसकी समझ एमए में आई, थोड़ी बहुत सीख रही हूँ, अभी पीएचडी में हूँ। लेकिन अगर पत्रकारिता की आप बात करेंगे कि उस कोर्स से मैं साहित्य में आई तो भाषा की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हुई।
पहले तो एमए से सीधे पत्रकारिता में जाना, तो वहाँ भाषा सीखने में दिक्कत हुई, और पत्रकारिता से फिर साहित्य में लौट आना, तो दिक्कत होती है, लेकिन हम निरंतर सीख रहे हैं, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो प्रयास ही है, धीरे धीरे शायद इसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, इस तरीके से। हम आपसे जानना चाहते हैं अभिषेक जी, जी। आपसे पहले भी कई सारी साहित्यिक पत्रिका निकले हैं और काफ़ी जल्दी ही बंद भी हो गई हैं, तो आप कौन सी विज़न लेके चल रहे हैं कि आपकी पत्रिका जो है लंबे टाइम तक प्रचलन में रहे और बने रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है, क्योंकि ये जो पत्रिका निकलना और उसका फिर बंद हो जाना, ये मतलब ये एक पुरातन समस्या है, ये कोई नई बात नहीं है। पर बात यहाँ पे ये समझने वाली है, या फिर इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके पास उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते तो होने चाहिए, या फिर उसको एक लंबे स्तर तक या लंबे समय तक ले जाने के लिए आपके पास कम से कम 1-2 रास्ते तो होने चाहिए। अल्टरनेटिव्स बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास होने चाहिए। अब जैसे कि हमारी पत्रिका जो है वो प्रिंट में निकल रही है और डिजिटल भी निकल रही है, तो प्रिंटिंग का हमारा कॉस्ट आता है लेकिन डिजिटल का कॉस्ट नहीं आता। तो अगर बाय चांस, क्योंकि ज़्यादातर अगर मैं ये प्रिंटिंग का कॉस्ट और कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखा जो गया है वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो मैगजीन्स है, जो पत्रिका है, जो बंद होने की नौबत आती है वो आर्थिक ही तंगी होती है, क्योंकि आर्थिक रूप से इनको सहयोग नहीं समाज दे पा रहा है अभी, क्योंकि समाज को ऐसे लगता है, या फिर व्यक्ति जो इस पत्रिकाओं को लेकर कार्य कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन एक ये इसको हम समझ सकते हैं, हम छात्र या फिर जो अध्ययन कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पत्रिकाओं का छात्रों के जीवन में कितना अहम योगदान होता है। तो हमारे पास आर्थिक तंगी अगर आती है, हालांकि अगर इस तरह की सिचुएशन ना बने तो अच्छा ही रहेगा, तो हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसके 1-2 अल्टरनेटिव्स हमने सोच के रखे हुए हैं जिससे हम उसको आगे कम खर्चे पे या फिर बिना खर्चे के भी हम उसको चला सकते हैं। तो ये तो हो गई पैसों की बात। अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें कि टीम नहीं काम कर रही है या फिर टीम छोड़ के चली जा रही है या फिर और भी दूसरे काम है जो लोगों को होते हैं, तो जैसे कोई टीम है, जब हमारी टीम है तो उसमें कई लोग हैं, तो अलग अलग तरह से वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको ट्रेन भी कर रहे हैं दूसरे कामों के लिए। जैसे अगर कोई प्रूफ रीडर है तो उसको हम डिज़ाइनिंग का भी हम सिखा रहे हैं, और कोई डिज़ाइन कर रहा है मैगज़ीन तो हम उसको प्रूफ रीडिंग का भी सिखा रहे हैं, और एडिटिंग करना भी हम सिखा रहे हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से हम उसको मल्टीटास्किंग बना रहे, क्योंकि भविष्य में अगर किसी व्यक्ति की अनिवार्यता हमें पड़ती है, कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है, तो उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उस स्थिति में क्या होता है कि फिर काम रुक जाता है। तो काम ना रुके तो हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सोच के रखी हैं, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम उसको मिलके हमारी पूरी टीम में उसको देखेगी और उससे उभरेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी पत्रिका जो है लंबे टाइम तक चले, पर हाँ ये सही आपने कहा कि डिजिटल का दौर है, आदमी खाना भूल जाए पर अपना मोबाइल तो वो 24 घंटे साथ लेके चलता है, तो जब आप डिजिटल में अगर सर्कुलेट करेंगे तो ये लंबा चलेगा। और हाँ ये बात आपने ये भी बात सही कहा कि यहाँ पे कभी भी नहीं जेंडर की बात होना चाहिए कि आदमी 4 काम एक साथ कर सकता है, औरत 4 काम एक साथ कर सकती है, नहीं, व्यक्ति पे खुद डिपेंड करता है कि वो 4 काम कर सकता है या नहीं, ये उसका कैपेसिटी है, वो कैपेबल है या नहीं। और अगर आप जो प्रूफ रीड कर रहे हैं उसको आप एडिटिंग का भी काम सिखाएंगे, एक आदमी अगर 4 काम कर सकता है और हम ऑप्शन में रख के चलेंगे तो ये काफ़ी जो आप जो है आगे फ्यूचर को लेके चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आरती जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो दौर है, डिजिटल का दौर है, आधुनिक दौर है, क्या इस दौर में साहित्य पढ़ने वालों का, पाठकों का या फिर साहित्यिक पत्रिकाओं की प्रचलन जो है ये कम हुआ है या नहीं? ये प्रश्न काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि मैं तो खुद ही साहित्य की विद्यार्थी हूँ
तो मेरी नज़र में तो मेरे कॉम्पिटिटर्स और मेरे साथी बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन पहले के दौर से अभी के दौर में कमी तो आई है। अगर हम इसे देखें सकारात्मक दृष्टि से तो पाठक वर्ग अपना साहित्य ढूंढ लेता है और साहित्य अपना पाठक वर्ग ढूंढ लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों में कमी आने से साहित्य की गुणवत्ता में कमी आएगी, और ना ही मुझे ये लगता है कि अगर चीज़ें प्रिंट में उपलब्ध नहीं होंगी तो डिजिटल पे लोग नहीं पढ़ेंगे। और अभी भी हैं ऐसे पुरानी सोच वाले, कह सकते हैं, जो कि बेहतर में है, जो किताबों से प्रेम करते हैं। इसमें हम हैं, आप हैं। पत्रकारिता से भी तो हम यही सीख रहे हैं कि एक इंसान 4 काम कर रहा है। वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वो एक अच्छी कॉपी तैयार कर रहा है। साहित्य का भी ऐसा ही है। अब नई हिंदी का प्रचलन चला है, शायद आपने हिंदी युग में इन सब का नाम सुना होगा। तो नए नए लेखक भी हमारे सामने आ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से पीढ़ी की मानसिकता बदल रही है, तो साहित्य भी अपना स्वरूप बदल रहा है, जो कि सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। लेकिन साहित्य अपनी जगह छीनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पाठक वर्ग जो है वो अपनी मानसिकता बदल रहा है, तो साहित्य भी बदल रहा है। तो साहित्य डिजिटल होने की वजह से मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग किताबों पर 400-500 खर्च नहीं करना चाहते तो वो किंडल पे जाके पढ़ लेंगे फ्री में। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। और देखिए, जिसको साहित्य पढ़ना है वो ढूंढेगा, और जिसे साहित्य लिखना है वो लिखेगा। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि साहित्य इस तरीके से अपने पैर जमा लेगा, लेकिन अब चल रही हैं चीज़ें। तो अच्छा है डिजिटल हुआ है, क्योंकि हमें भी बहुत बेहतरी है। हमारी पत्रिका भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, उसकी वेबसाइट बना रखी है, वो इंस्टाग्राम पर है, वो फेसबुक पर है। तो हमारे लिए तो साधन बड़े ही हैं। तो साहित्य का भी ऐसा ही है, कमी नहीं आएगी, बढ़ता रहेगा निरंतर। आपने सही कहा। प्रेमचंद ने खुद कहा कि हमें सुंदरता की कसौटी जो है बदलना चाहिए। तो ये जो है कि डिजिटल चाहे दौर हो, शुरू से लेकर आज तक की जो साहित्य की जो जर्नी रही है वो बदलता आई है। आज की विषय में तो कई अन्य नए नए विषय है जिसको लेकर जो पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था, जो आज की कथा वस्तु बन रही है, विषय वस्तु बन रही है और उस पर लिखी जा रही है। जब तक पाठक है तब तक साहित्य है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप फाउंडर है अदम्य पत्रिका की, तो आप हमें थोड़ा ये समझाएं कि अदम्य पत्रिका की जो डिज़ाइनिंग और सर्कुलेशन जो है और इसका जो रिन्यूअल मॉडल है, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, डिज़ाइनिंग की जब बात करेंगे तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं। जब तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लेआउट हर जो एक विषय है उसका एक अपना कहने का एक तरीका है, एक अपना कहने का नज़रिया होता है। तो लेआउट भी कुछ ना कुछ कहता है। अगर आपका लेआउट व्यवस्थित है और बहुत सिंपल है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लेआउट में जब आप बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन बाकी सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो भड़कीला तो लगता है, लेकिन उतना ही आँखों को चुभता है। और जब साहित्यिक पत्रिका की हम बात करते हैं तो साहित्य है वो गंभीरता का मसला है, और गंभीरता जितने सादेपन में नज़र आती है उतने भड़कीलेपन में नज़र नहीं आती। तो जब मैंने पत्रिका के लेआउट पे काम करना शुरू किया था तो मैंने देखा कि कुछ पत्रिकाएं मैंने पढ़ी, उनको देखा जो साहित्यिक पत्रिका थी, उनके लेआउट में कुछ चीज़ें तो मुझे काफ़ी व्यवस्थित और काफ़ी रोचक लगी, लेकिन कुछ लेआउट्स में कई तरह के इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया गया था जो मुझे लगता है कि नए पाठक वर्ग हैं या फिर रोचकता बढ़ाने की दृष्टि से उसको यूज़ किया गया था उसमें। पर मेरा जो पर्सनल मानना है और जो टीम के साथ बातचीत करके मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं वो यही था कि
हमारी पत्रिका जितनी सादी, जितना सिंपल रहेगी उतना ज़्यादा रोचक रहेगी, क्योंकि कंटेंट में आपके रोचकता, आकर्षण होना ज़रूरी है। आपके लेआउट में आकर्षण नहीं है, रोचकता नहीं है तो मैटर नहीं करता है। आपका कंटेंट कितना बेहतर है, कितना बेहतर आपने कहानियों को, गज़लों को, लेखों को, शोध आलेख इन सबको जगह दिया है, ये मायने रखता है। उसके बाद तो मतलब कंटेंट अपने आप बोलता है, तो लेआउट मतलब वो छुप जाता है। बाकी इसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं जो वक्त रहते हुए बदलती हैं, जिसको समझने की आवश्यकता होती है, और हर एक पत्रिका अपने अलग फ्लेवर के साथ चलती है। ये मतलब आपकी अभी तक की आपकी पत्रिका की जो ये सर्कुलेशन है, मतलब अभी कितने क्या कहाँ तक इसका जो circulation देखिए सर्कुलेशन जो है वो ऐसा है कि अभी ये DU सर्कल यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सर्कल है उसमें सर्कुलेट हुई है। हमारा जब लोकार्पण हुआ था जनवरी 18, 2024 को इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में, तो काफ़ी पाठक वर्ग वहाँ आए थे जिन्होंने पत्रिका को ख़रीदा और काफ़ी व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया। इसके बाद हमने सोचा था कि हम इस पत्रिका को सर्कुलेट करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस में, और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे केरला यूनिवर्सिटीज़ और आंध्र यूनिवर्सिटीज़, तो इन सब में ये पत्रिका जाए, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं जा पाई। तो सर्कुलेशन जो हमारा रहा वो शुरुआत में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्कल में ही हो पाया, लेकिन हमारा जो अब अगला अंक आने वाला है इस महीने के मध्य में निकल जाएगा, तो हमने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का है और मार्केटिंग का है उसको हमने थोड़ा सा व्यवस्थित रूप दिया है और कुछ लोगों को उसके लिए जिम्मेदारियां अलग से सौंपी हैं। तो इस बार डिस्ट्रीब्यूशन का हमें लगता है कि मतलब जिस तरीके से पिछले अंक में कमियां रह गई थी वो इस बार पूरी होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप स्वयं स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की एज में तो सबका क्राइसिस होता है फाइनेंशियली, तो आप इसका फंड इसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है आपकी, क्योंकि आपकी जो राइटर है वो तो वैसे आपको पे नहीं करेंगे, ये निःशुल्क है पत्रिका। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फंड कैसे आप रेज कर पा रहे, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? देखिए रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो साहित्य ही उसका रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि साहित्य जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है और साहित्य लोगों को जोड़ता है, और जब साहित्य के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे साहित्यिक प्रेमी जो होते हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, और स्वेच्छा से वो साहित्य के लिए अपना जो भी योगदान है, वो चाहे आर्थिक हो या फिर कार्य कौशल का योगदान हो, तो वो अपना योगदान देते हैं। इसी में अगर मैं फंड की बात ना करूं, वहाँ पे मैं अगर इसमें कार्य करने की बात करूं, तो जो इसमें काम कर रहे हैं जो लोग, जो साहित्यिक मेरे दोस्त हैं जो साहित्य से जुड़े हुए शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं और साहित्य अध्येता हैं और अलग अलग जगह जो काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो क्या है कि वो अपना जो श्रम है वो भी इसमें निःशुल्क दे रहे हैं। अब कोई अपना श्रम निःशुल्क दे रहा है, वो मुझे पैसों से भी ज़्यादा महत्व की चीज़ लगती है, क्योंकि वो आप तब कर पाते हैं जब आप किसी चीज़ से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। आप किसी के लिए ऐसे ही काम नहीं कर सकते, किसी ध्येय के लिए, किसी मोटिव के लिए, क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ अपना एक पर्सनल टच आपको उसमें देखने को मिलता है या आप उसको दे पाते हैं, तभी आप उससे जुड़ते हैं। तो साहित्य ही हम लोगों को जोड़े हुए है, साहित्य से हम जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे जुड़े हैं, वो अपना कार्य के रूप में भी अपना योगदान करते हैं, अपने श्रम के रूप में भी योगदान करते हैं और अपना अर्थ के रूप में भी अपना योगदान करते हैं। तो हमारा बेसिकली जो फंड का मॉडल है वो यही है कि जो साहित्यिक लोग हैं वो अपने साहित्य प्रेम के अनुरूप हमें अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि साहित्य के प्रेमी जो है आपकी पत्रिका को आगे बढ़ा रही है, आपकी जो है सपोर्ट पिलर बने रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहे और ये पत्रिका जो है और सर्कुलेट हो और लोगों के बीच में जाए। हम आपसे एक अंतिम सवाल करेंगे, आप दोनों बता दीजिए कि जो भावी छात्र जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार के विषय में आपका क्या संदेश है?
देखिए रोज़गार जो है ना वो एक बड़ा मसला है फ़िलहाल तो मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि हम मार्केट में एक प्रोडक्ट की तरह हैं। रोज़गार को अगर इस तरीके से मैं देखता हूँ तो मार्केट में अपने आप को मैं एक प्रोडक्ट समझता हूँ कि मेरे को कोई क्यों ख़रीदेगा। आप जब मार्केट जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये कितना कॉस्टली है, कोई प्रोडक्ट जब आप ले रहे हैं तो कितना कॉस्टली है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद आपके अनुरूप जब वो होती है तो आप उसको परचेज़ करते हैं। तो मैं मार्केट के अनुरूप कितना फ़िट हूँ ये मुझे पता चल जाएगा और मैं उस अपने आप को मार्केट के अनुरूप उस अपने आप को फ़िट कर लूँगा, उसकी अनिवार्यता के अनुरूप अपने आप को ढाल लूँगा। तो रोज़गार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट की अनिवार्यता है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको वीडियोग्राफी आनी चाहिए, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप में एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। और अगर आप इंटरव्यू ले पाते हैं या फिर वॉइस ओवर भी कर पाते हैं, एंकरिंग का काम भी आप कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपको कौन नहीं हायर करना चाहेगा, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हो चुके हैं। तो रोज़गार तो उन लोगों के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे जो अपने आप को मार्केट के अनुरूप ढाल सकते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हम एक प्रोडक्ट हैं और मार्केट में हमें कैसे खुद को बेचना है ये हमें आना चाहिए। नहीं, ये आप सही कहा कि जब इंसान जो है निरंतर श्रम करते रहे और अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वो डेवलप करते जाए, मॉडरेट करते जाए, तो हमारे लिए जो है ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप जितना अपने आप को डेवलप करके सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप की जो प्रतिभाएं हैं उसको और थोड़ा पॉलिश करके आगे बढ़ेंगे तो रोज़गार की तो बहुत सारे वहाँ पे विकल्प होते होंगे, फिर भी आपके ऑप्शंस हैं। जब आप खुद को ट्रस्ट करके आपको जो सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो आपको मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करके सही वे में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप दोनों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ आपकी जो वक्त है बहुत अच्छा है। आप अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक इसी ही तरह हमारे जो अलुमनाई से, हमारे सीनियर से जो पत्रकारिता से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और इस क्षेत्र में अपने तरह से वो जो बेहतर कर रही है उनसे जुड़े रहने के और उनकी जो है इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने की और हमारे जो आगे पीढ़ी हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश हमेशा रहेगा और ये हमारी छोटी सी कोशिश है और ये आगे भी रहेगा। इसी के साथ कैमरे के उस तरफ हमारे साथी आशीष गौतम, नमस्ते।